जय हिंद। तो आज हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। इससे पहले जितने भी टॉपिक थे करा दिया गया है पार्ट 1 और पार्ट 2 में। पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। दर्पण क्या है? जिस चिकनी सतह से प्रकाश का प्रकाश नियमानुसार होता है, साथ ही जिसकी एक सतह रजित या रंगा हुआ अवश्य है, उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण जो होता है एक सतह रंगा हुआ होता है, AgNO3 से रंगा हुआ रहता है। सिल्वर नाइट्रेट इसे कहते हैं। सिल्वर नाइट्रेट के से रंगा हुआ रहता है एक सतह। दर्पण के प्रकार देखेंगे। दर्पण 3 प्रकार के होता है, आगे देखेंगे। पहला में होता है समतल दर्पण, दूसरा में होता है गोलीय दर्पण, तीसरा में होता है परवलयिक दर्पण या परवलिक दर्पण। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होता है, पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। परवलिक दर्पण के बारे में देख लेंगे पहले, उसके बाद इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला देखेंगे परवलिक दर्पण। वैसा दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं होता तो परवलिक दर्पण है, परवलिक दर्पण कहते हैं। यहाँ पर देख लेंगे जैसे में पूर्णतः गोलीय नहीं है, इसे परवलिक दर्पण कहते हैं। आगे देखेंगे समतल दर्पण के बारे में, आगे देखेंगे दोस्तों। समतल दर्पण क्या है? पहला देखेंगे समतल दर्पण, जिस दर्पण का पर्वत सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते। जैसे ही समतल है पर्वत सतह, इसी को समतल दर्पण कहेंगे। आगे देखेंगे समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता या गुण क्या होता है वो देखेंगे। पहला में देखेंगे समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। और समतल दर्पण के सामने जो होता है वस्तु, इस तरह से इसका प्रतिबिंब जो होता है आभासी और सीधा ही बनता है। सीधा ही है तो इसका प्रतिबिंब ही सीधा बनेगा, कहने का मतलब वो होगा। आगे देखेंगे दूसरा देखेंगे समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार के होता है। माने वस्तु इतना बड़ा है तो प्रतिबिंब भी इतने बड़ा बनेगा, समान आकार के बनेगा, कहने का मतलब ये हुआ। तीसरा देखेंगे समतल दर्पण के सामने वस्तु जितना दूरी पर होता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है। मैंने समतल दर्पण ही है और यहाँ पे वस्तु रख दिया गया है, 2 मीटर की वस्तु है मान लेते हैं, तो इसका प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनेगा और उतना ही ऊंचाई के बनेगा, 2 मीटर के बनेगा। मान लेते हैं 4 मीटर की दूरी पर वस्तु है तो ये भी जो है दर्पण के पीछे प्रतिबिंब जो बनेगा 4 मीटर के दूरी पर बनेगा ही। जितना ऊंचाई पर रहेगा उतना ही ऊंचाई के बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। जितना दूरी पर रहेगा उतना ही दूरी पर बनेगा। आगे देखेंगे चौथा देखेंगे समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का पास और बदल जाता है, तो बायां पक्ष दायां हो जाता है और दायां पक्ष बायां हो जाता है। मतलब दर्पण है, यहाँ पे कोई वस्तु इस तरह से है रख दिया गया है तो इसका जो है इस तरह से बन जाएगा। ई वाली भाग जो है ई बन जाएगा और ये वाली भाग है ई बन जाएगा, बस और बदल जाता है, कहने का दायां बायां बायां दायां हो जाएगा, कहने का मतलब हुआ। आगे देखेंगे नोट में ये सब लिख लेंगे। नोट में नोट पहला ही है 2 समतल दर्पणों के बीच रखे गए प्रतिबिंब रखे गए वस्तु का प्रतिबिंबों का संख्या क्या होता है 360 डिग्री बटा थीटा -1 होता है। मान लिया जाए 2 समतल दर्पण है 90 डिग्री कोण पर झुका हुआ है या रखा हुआ वस्तु है 90 डिग्री कोण पर है, तो यहाँ पर रख देंगे 360 हो जाएगा। 360 यहाँ लिख देंगे और 90 -1 हो जाएगा, 9 चौके 36 4 हो जाएगा, 4 -1 हो जाएगा। प्रतिबिंब की संख्या 3 हो जाएगी, प्रतिबिंब की संख्या 3 हो जाएगी। मान लिया जाए कि थीटा के मान 60 है, 360 डिग्री यहाँ रख दिए और 60 यहाँ रख दिए, -1 होगा, 6 बार में कट जाएगा, 6 -1 5 आ जाएगा, 5 प्रतिबिंब की संख्या 5 होगी। इस तरह से हम रखते हैं। आगे देखेंगे नोट दूसरा देखेंगे। यहाँ पे नोट दूसरा देख लेंगे। ये दूसरा नोट है, एक समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए उस वस्तु की आधी ऊंचाई की दर्पण होना चाहिए। यानी कि मान लेते हैं कि 3 मीटर की वस्तु है, इसका पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखने के लिए दर्पण जो होना चाहिए 1.5 मीटर के होना चाहिए। 4 मीटर की वस्तु है तो दर्पण होना चाहिए 2 मीटर के। 10 मीटर की वस्तु है मान लेते हैं, दर्पण होना चाहिए 5 मीटर के, कहने का मतलब ये हुआ। आगे देखेंगे नोट तीसरा नोट है, एक व्यक्ति स्थिर समतल दर्पण की ओर भी वेग से जा रहा है तो उसका प्रतिबिंब उस व्यक्ति की ओर भी वेग से जाएगा या आएगा, कहने का मतलब है कोई समतल दर्पण है अब समतल दर्पण स्थिर है, अब ये वस्तु है जो है इस दर्पण की ओर जा रहा है, भी वेग से जा रहा है। जो इसका जो प्रतिबिंब जो होगा
दर्पण की ओर किस वेग से आएगा, 2v वेग से आएगा, मतलब कि जा रहा है 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहा है, तो 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आएगा। कहने का मतलब ई हो गया। आगे देखेंगे तीसरा नोट में देखेंगे, स्थिर व्यक्ति की ओर एक समतल दर्पण भी वेग से खिसकता है तो व्यक्ति का प्रतिबिंब व्यक्ति की ओर भी वेग से ही खिसकेगा। समतल दर्पण है ई, यहाँ वस्तु है, वस्तु या व्यक्ति है, अभी स्थिर है, और दर्पण जो है वस्तु की ओर जा रहा है, वस्तु के जो भी वेग से जा रहा है, तो इसका जो प्रतिबिंब जो होगा वस्तु की ओर भी वेग से ही जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया। एक बात और याद रखेंगे, मान लेते हैं कि समतल दर्पण यहाँ पर ही है और यहाँ पे वस्तु है, इसका सामने उतना ही दूरी पे यहाँ वस्तु बने प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब सामने बनेगा। मान लेते हैं 2 मीटर के दूरी पर है ये वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी है 2 मीटर। वस्तु के जो दूरी है और प्रतिबिंब की दूरी पूछ लिया कितना होगा, तो 2 + 2 4 हो जाएगा, लिख लेंगे 4 समझेंगे। यहाँ के और यहाँ के दूरिया कितना होगा, दोनों को मिक्स करके बताएंगे, 4 होगा। आगे देखेंगे गोलीय दर्पण देखेंगे दोस्तों। दूसरा गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण जिस दर्पण का परावर्तन सतह गोलीय हो या किसी खोखले गोले का भाग उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होता है। पहला अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या है देखेंगे, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तन सतह धंसा हुआ होता है, धंसा रहेगा इस तरह से, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। आगे देखेंगे दूसरा उत्तल दर्पण देखेंगे दोस्तों। दूसरा देखेंगे उत्तल दर्पण, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तन सतह उभरा या उठा हुआ रहता है, इस तरह से उठल रहेगा, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यह उत्तल दर्पण है और यह अवतल दर्पण है। उत्तल दर्पण को सारी दर्पण भी कहते हैं और अवतल दर्पण को भी सारी दर्पण कहते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ पदों की परिभाषा देखेंगे क्या है। पहला देखेंगे ध्रुव के बारे में देखेंगे। ध्रुव क्या होता है, ध्रुव के बारे में पहला देखेंगे, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। दर्पण कोई है, इसके मध्य बिंदु यहाँ होगा, इसी को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को P से सूचित करते हैं, प्रतीक P होगा, लिख देंगे। ध्रुव को P से सूचित करते हैं या E से P से सूचित किया जाता है, इसे लिख लेंगे। द्वारक दूसरा देखेंगे, द्वारक क्या है, दर्पण की व्यास से चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये दर्पण मान लेते हैं, ये जो है इस व्यास हो जाएगा या चौड़ाई हो जाएगी, इसी को दर्पण का द्वारक कहते हैं। आगे देखेंगे वक्रता केंद्र क्या है। तीसरा देखेंगे वक्रता केंद्र, दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण जो है मान लेते हैं इस गोला का भाग है, उसका केंद्र जो होगा इसी केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र को C से सूचित किया जाता है, याद रखेंगे। आगे देखेंगे मुख्य अक्ष क्या है। चौथा देखेंगे मुख्य अक्ष, गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं या प्रधान अक्ष भी इसे कहा जाता है। वक्रता केंद्र ई है, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिला रही है ई रेखा, वो ध्रुव है और वक्रता केंद्र है, इसे को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं, इसे को प्रधान अक्ष कह देंगे। आगे देखेंगे पांचवा देखेंगे दोस्तों मुख्य फोकस क्या है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है या काटता हुआ मालूम पड़ता है उसी को मुख्य फोकस कहते हैं। जैसे दर्पण है, यहाँ से किरण आया, मुख्य अक्ष को इस बिंदु पर काट दिया, मान लेते हैं दर्पण है, मुख्य अक्ष है, यहाँ समांतर चल रही किरण यहाँ पे काट दी, यहाँ पे काटी, इसी को मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस को बड़ा F से सूचित किया जाता है, लिख लेंगे। एक उत्तल दर्पण लेते हैं, काटता हुआ मालूम यहाँ पर, यहाँ से मुख्य अक्ष का समानांतर आई, इस तरह से बिखर जाएगी, चल जाएगी और पीछे की ओर मिला देंगे, काटता हुआ ही प्रतीत होगा, यह इस फिगर में देख लेंगे। आगे देखेंगे यहाँ देखेंगे दोस्तों नोट में लिख लेंगे, अवतल दर्पण का फोकस जो होता है वास्तविक और उल्टा होता है तथा उत्तल दर्पण का फोकस आभासी सीधा होता है, याद रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे वक्रता त्रिज्या क्या है। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मान लेते हैं कि दर्पण है, दर्पण के ध्रुव वक्रता केंद्र यहाँ मान लेते हैं, वक्रता केंद्र C है, इसी के बीच के दूरी को यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी होता है उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को R से सूचित किया जाता है, छोटा r या बड़ा R कोई भी लिख सकते हैं। आगे देखेंगे फोकस दूरी क्या है,
फोकस दूरी देखेंगे, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। मान लेते हैं दर्पण है, दर्पण की ध्रुव है ई और फोकस ई है, इसका जो बीच के दूरी होगा इसे को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी को छोटा एफ से सूचित किया जाता है, याद रखेंगे, छोटा एफ है। आगे देखेंगे फोकस दूरी वक्रता तिर्यक आधी होती है, अर्थात एफ बराबर जो होता है r/2, बड़ा या छोटा कुछ लिख सकते हैं। आगे देखेंगे दूसरा, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, अर्थात r बराबर जो होता है 2f, याद रखेंगे। आगे देखेंगे दोस्तों किरण आरे की बनावट देखेंगे, किरण आरे की बनावट पढ़ेंगे दोस्तों। पहला में देखेंगे मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर किरण चलेगी। देखेंगे मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है या जाते हुए मालूम पड़ता है। या मान लेते हैं कि कोई दर्पण है, मुख्य अक्ष के समानांतर किरण चल रही है, फोकस होकर जाती है, फोकस होकर जा रही है। एगो लेते हैं उत्तल दर्पण है, यहाँ से लेते हैं मुख्य अक्ष के समानांतर किरण चली, फोकस जाते हुए मालूम पड़ रही है। फिगर 1 फिगर 2 में जाकर देख सकते हैं। आगे देखेंगे दूसरा, वक्रता केंद्र से होकर, दूसरा पढ़ेंगे वक्रता केंद्र से होकर, दूसरा देखेंगे वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद अपने ही पथ पर लौट जाती है, जिस रास्ते आएगी उसी रास्ते पर लौट जाएगी। देख लेते हैं कोई दर्पण है, एक दर्पण है, यहाँ से माने किरण गई अपने पथ पर, इसी पथ पर गई और इसी पथ से टकरा कर यहाँ से लौट गई। फिगर में देख सकते हैं इसमें। आगे पढ़ेंगे देखेंगे मुख्य फोकस से होकर, तीसरा देखेंगे मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। मान लिया जाए ये दर्पण है, मुख्य अक्ष के समानांतर किरण जो जा रही है मुख्य अक्ष के, फोकस होकर गुजरी किरण और यहाँ से दर्पण से परावर्तन का मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई। फोकस से गई यहाँ, दर्पण से परावर्तन का मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई। यहाँ से देखेंगे, यहाँ से फोकस जाते हुए मालूम पड़ रही है, यह मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई, याद रखेंगे। आगे देखेंगे दोस्तों ध्रुव से देखेंगे, ध्रुव से होकर गुजरने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस के साथ जितना दूरी के साथ कोण से आपतित होती है तो उतना ही दूरी के कोण से परावर्तित होती है। माने दर्पण है, किरण जो आ रही है जितना दूरी के साथ से आपतित होगी उतना ही दूरी के कोण से परावर्तित हो जाएगी, परावर्तित हो रही है। यहाँ से देख लेंगे जितना दूरी कोण पर आपतित होगी उतना ही दूरी कोण से परावर्तित होगी।